दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम MCQS सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो दोस्तों हम टॉपिक वाइज इसमें MCQS डिस्कस करेंगे। और ये MCQS सिर्फ वो MCQS होंगे जो ऑल इंडिया लेवल के जितने भी आज तक एग्ज़ाम्स हुए हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। किसी एग्ज़ाम में 5 बार पूछे गए हैं, किसी में 6 बार, 6 8 8 बार, 10 बार मोस्ट रिपीटेड MCQS। दोस्तों ये हम इस सेशन में जो है वो कोशिश करेंगे कवर करने की। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको दोस्तों नॉलेज दी जाएगी, एक प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ दोस्तों आपको जो जितने भी वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये मैं आपको ले चलता हूँ एक PDF की तरफ। ये PDF मैंने आपके साथ शेयर कर दी है अपने इस टेलीग्राम चैनल पे। तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स मिलेंगे और जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उन सब की PDFs जो है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। द एग्ज़ाम काउंसलर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया गया था तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से है? आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो बोरो करके लाए हैं हमने बाकी देश की, बाकी कंट्रीज़ की, मतलब उनके जो फीचर्स हैं अलग अदर कंट्रीज़ के, वो बोरो करके लाए हैं हमने। अब ये बता रहा है कि कौन सा ऐसा फीचर है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा फीचर्स हमने बोरो करके लाए हैं। यही है इसका मतलब, जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रोविजन जो है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से है। मैं आपके नॉलेज के लिए ऐड कर दूं दोस्तों, इसमें से आपका एक तो है आपका फेडरल स्कीम, दूसरा आपका जुडिशरी का पूरा सारा सिस्टम जुडिशरी को लेके, उसके अलावा दोस्तों PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सारे जो है वो किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू जो है वो अडॉप्ट किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद ऑप्शन तो हमारे पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें जो है वो एक ही चीज़ याद रखनी है दोस्तों, शॉर्ट में आपको बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट में जैसे आपका रोल ऑफ लॉ आता है, लेजिस्लेचर आता है, सिंगल सिटीजनशिप आता है, कैबिनेट सिस्टम आता है। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम आता है, उसके अलावा दोस्तों बाईकैमरलिज्म आता है। ठीक है, तो वो सारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो उसके अलावा US अगर की बात करी जाए दोस्तों, तो US कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हमने लिए हैं, बोरो करके लाए हैं फीचर, जैसे कि हमारा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सुप्रीम पावर है। उसके अलावा जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रेसिडेंट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट की उसके अलावा प्रोविजन ऑफ स्टेट्स दोस्तों, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसके अलावा दोस्तों प्रियम्बल। ठीक है, आप प्रियम्बल, उसके अलावा एक और रिमावल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये सारे कहाँ से लाए हैं? हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आयरिश के लिए मैं आपको एक ट्रिक याद करने के लिए बताता हूँ दोस्तों। आयरिश IRISH है ना, तो आयरिश मतलब आयरलैंड, तो IRELAND। तो इसको कैसे याद रखना है आपने? आयरिश, तो R से आपने क्या नाम याद रखना है? राज्यसभा मेंबर्स। तो राज्यसभा मेंबर्स की प्रोविजन जो है वो हमने आयरलैंड से ली है। प्लस E से आपने क्या नाम याद रखना है? ये जो E यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो E यहाँ पे है आयरलैंड के बीच में जो E है, ये E का मतलब क्या है? इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद जो आयरलैंड, IRELAND, आयरलैंड का जो लास्ट वाला वर्ड है D, तो D क्या है? DPSP, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं।
आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आई का पहला आई छोड़ देना है, तो आर से क्या बनता है आपका, आर से क्या बनता है आपका दोस्तों, राज्यसभा मेंबर्स। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके अलावा जो आपकी ई से क्या बनता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और उसके बाद डी से क्या बनता है आपका, DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आई होप ये सारे जो है वो चारों ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करके मैंने बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कैसे डिफाइन करता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट फर्स्ट और आर्टिकल फर्स्ट के फर्स्ट सब क्लॉज में क्या बताता है, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया। ये पहले आर्टिकल के पहले क्लॉज में आता है दोस्तों, और इसको जो है वो पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, पार्ट फर्स्ट यानी कि यूनियन एंड टेरिटरीज में। ठीक है, तो आपको एक आपकी नॉलेज के लिए इंक्रीज करने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं। देखिए दोस्तों 25 पार्ट्स हैं, और कितने हाँ 25 पार्ट्स हैं। पहले तो 22 थे, लेकिन अब जो है वो एज ऑफ 2021 ये 25 पार्ट्स हो गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो आई होप ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसका आंसर आ गया। उसके बाद दोस्तों फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन क्या मतलब, फेडरल का मतलब क्या होता है कि ये पॉलिटिकल जो अथॉरिटी होती है वो डिवाइड होती है, मतलब ऑटोनोमस सेट्स ऑफ गवर्नमेंट एक होती है नेशनल, दूसरी होती है सब नेशनल, इस तरह से जो है वो उसमें टेरिटरीज होती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, तो भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे लगता है कि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। इसको 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। और जो फोर्स में कब आया था दोस्तों, आपको बता दूं 26 जनवरी 1950 में ये केम इनटू फोर्स। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये थर्ड जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ये क्वेश्चन जो है वो SSC CGL में 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक, CHSL में 1 बार पूछा गया है। उसके अलावा दोस्तों SSC के सेक्शन ऑडिट ऑफिसर में 1 बार पूछा गया है दोस्तों, SSC के जो ऑपरेटर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी 1 बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर कि कब अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट तो 26 जनवरी 1949 हो गया था, लेकिन उसको जो है वो फिर क्या मैंने आपको बताया कि उसको केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, आई होप दीज आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, Which one of the following was the president of Constituent Assembly of India? तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था कौन था, वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स हैं, कितने हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं। आप साथ में नोट्स बनाते ही जाइए। और कितने हैं दोस्तों, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स, सॉरी 25 पार्ट्स, 25 पार्ट्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। तो अब यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए हैं, तो भाई 4 ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसमें ये भी नहीं है, तो और ये भी है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका आंसर आ गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसने फ्रेम किया है। तो अगर आप जानते हैं इसका आंसर, तो ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम आगे बढ़े, तो चलिए बताइए, लिखिए हमारे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों जब तक आप इसका आंसर करते हैं तब तक मैं आपको एक यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करता हूँ आपकी। एज ऑफ 2021 दोस्तों, अगर ऐसा मेंशन किया हो तो हमारे आर्टिकल के 25
25 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और 448 आर्टिकल्स हैं दोस्तों। 448 आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ 2021। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, इसको किसने फ्रेम किया था? तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको फ्रेम किया गया था दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर ये है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। उसके बाद राइट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया which was described by the डॉक्टर अम्बेडकर एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या बताया था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये जो है वो पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में आता है और ये आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 32 में आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन। तो 26 दिसंबर 26 यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आंसर है दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिपीट किया। 26 नवंबर 1949 में ये कंप्लीट हुआ था इसका ड्राफ्ट पूरा। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए दोस्तों सबसे पहली कंट्री जो थी वो कौन थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। देखिए दोस्तों आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारा मतलब इंडिया के, उनको जो है वो कौन से उनकी इम्पीचमेंट वो कौन से जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर है यूएसए। ठीक है, अब यूएसए से हमने प्रोविज़न ली है किस तरह से एक प्रेसिडेंट को जो है वो इम्पीच किया जाता है। इसकी प्रोविजंस हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि आर्टिकल 56 से लेकर 62 जो है वो हमें वो डील करते हैं मतलब प्रेसिडेंट पे उनकी सारी जो उनकी किस तरह से उनको इलेक्ट किया जाता है, उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह। ठीक है, तो अब दोस्तों अब उनको इम्पीच कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो बाय वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को दोस्तों तो उस पर जो है वो उनको इम्पीच कर दिया जाता है। तो इसके प्रोविजंस हमने यूएसए से लाए हैं। और उसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है प्रेसिडेंट बनने के लिए? देखिए दोस्तों, वन हु हैज़ नॉट अटेंड लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 35 साल से कम नहीं होने चाहिए बल्कि 35 साल से ऊपर होनी चाहिए उनकी एज। और वो जो है वो क्वालिफाइड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब वो या राज्यसभा का मेंबर और मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। या इसके अलावा दोस्तों उसका जो है वो ही शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसका कोई भी नहीं होना चाहिए। और वो अभी जो है वो मेंबर ना ही वो मेंबर होना चाहिए किसका? राज्यसभा का और लोकसभा का। ठीक है, अगर वो होगा भी, फॉर एग्जांपल अगर वो होगा भी राज्यसभा और लोकसभा का किसी भी का भी मेंबर, तो उसको जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ से रेजिग्नेशन लेना चाहिए। तो ये है प्रोविजंस। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब राव अंबेडकर जो है वो क्या थे? चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज में ऐड करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अभी तक एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है दोस्तों। उसके अलावा एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें जो है वो उस एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। देखिए अब यहाँ पे फिर प्रेसिडेंट की बात होके आती है। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम आया दोस्तों 2017 में, ये एसएससी सीजीएल में आया है। तो भाई ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो इसका आंसर आप क्या है दोस्तों?
आयरलैंड, अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया था आयरलैंड, ये जो ई वाला मैंने आपको ट्रिक बताई थी थोड़ी देर पहले, ये है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दोस्तों, ठीक है। तो बाकी ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, जो हमारा यूएसए से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 4 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, पॉपुलेशन होता है दोस्तों, लैंड या टेरिटरी इसको आप बोलते हो, टेरिटरी होता है दोस्तों, उसके अलावा गवर्नमेंट होता है, और क्या होता है, सॉवरेनिटी होती है। यहाँ पे आर्मी है तो आर्मी इसका सही आंसर है, ये जो है वो इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, क्वासी फेडरल क्या होता है, क्वासी फेडरल सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट, ऑटोक्रेसी। तो क्वासी फेडरल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सेंट्रल और स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होती हैं दोस्तों, उनमें से अगर किसी एक में, मतलब उन दोनों में से अगर कंट्रडिक्शन होती है, फॉर एग्जांपल मतलब उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे जो है वो सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पहला भी पार्ट है, दूसरा भी पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और तीसरा तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही, तीनों जो है वो सही है। तो अरिस्टोक्रेसी ये जो है वो इसका आंसर है, कि मतलब ये जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अरिस्टोक्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे जो है वो हाई क्लास, एलीट क्लास, जो हाई क्लास लोग होते हैं किसी भी कंट्री के, वो जो है वो वहाँ पे राज करते हैं, जैसे कि यूके है, स्पेन है, डेनमार्क है, ऐसी जैसी कंट्री। द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन, तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन कहाँ से हुआ, देखिए इसको आप सॉवरेन पार्लियामेंट या इसको आप लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी भी बोलते हो, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी भी बोलता है, इसका क्या होता है कि एक लेजिस्लेटिव मतलब बॉडी होती है जो मतलब एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को होल्ड करता है, ठीक है, जिसकी एक एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होती है, और वो सुप्रीम होता है ऑल ओवर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बॉडीज़। तो अब इसका मतलब आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है इंग्लैंड, ठीक है, इसका आंसर आ गया दोस्तों। इंग्लैंड जो है वो क्या है, सॉवरेन पार्लियामेंट वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, अगेन फिर वही सवाल, बाबा साहिब राव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है वो हमारे चीफ आर्किटेक्ट हैं दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर की कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे कि दोस्तों गांधी, जिन्ना एंड रनाडे, ये एक बुक है उनकी लिखी हुई। उसके बाद बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ये भी इनकी एक लिखी हुई बुक है। उसके अलावा रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये 3 ऐसी बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं। इसके अलावा और भी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं बाबा साहेब राव अम्बेडकर ने, तो लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये 3 ही जो है वो मोस्ट फेमस बताई। अब बी एन को आप बोलते हो बेनिंगॉल नरसिंह राव। ये क्या थे दोस्तों, बी एन राव कौन थे। अब आपको ऑप्शन में दिया है, तो भाई ऑप्शंस में पता होना चाहिए आपको कि वो कौन थे, कि वो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन, ठीक है, जो 1946। तो वो एक सिविल सर्वेंट भी थे, एक डिप्लोमेट थे, एक जूरिस्ट थे, और एक स्टेट्समैन थे, ठीक है। तो इसका आंसर ये तो नहीं हुआ, लेकिन भीमराव अम्बेडकर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़े लेवल के फ्रीडम फाइटर थे। तो महात्मा गांधी जी तो आपको पता ही है, हमारे बापू जी हैं, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब हमारे फादर ऑफ द नेशन है। तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों फर्स्ट पीएम थे ऑफ कोर्स, और उनको जो है वो शायद आपको पता ना हो, मैं आपको बता दूं दोस्तों, उनको चाचा जी भी कहा जाता था, चाचा जी। गांधी जी को बापू जी कहा जाता था, और
जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कहा जाता था? चाचा जी, क्योंकि उनका जो है वो काफ़ी काफ़ी गहरे संबंध थे, काफ़ी क्लोज संबंध थे, रिलेशंस थे हमारे गांधी जी के साथ। द कंकरेंट लिस्ट इन इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से आई है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है दोस्तों कनाडा। अब कनाडा का मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। कनाडा से आपने याद कैसे रखना है? स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसका मतलब हो गया कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों ये कि जो सेंट्रल और स्टेट वो दोनों, मतलब जिसमें दोनों दोनों गवर्नमेंट हो, जैसे कि मतलब अगेन मैंने वो जो पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिसमें एग्जिस्ट करे। तो अब उसके अलावा बोलता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता है सेंट्रल और स्टेट में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मतलब वो लॉ किसका प्रिवेल करता है? उसके अलावा दोस्तों, टू ऐड इनटू योर नॉलेज, सेवंथ शेड्यूल आर्टिकल 246, आर्टिकल 246, एक सेकंड में थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ अपनी पेन का। तो आर्टिकल 246 दोस्तों, आर्टिकल 246 और सेवन्थ शेड्यूल में ये हमें प्रोवाइड करता है सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, ये हमें सेंटर और स्टेट की पावर्स को सेपरेशन की ये मतलब ये पावर देता है। ठीक है, अब बोलता है दोस्तों कि जो हमारी जो डिवीजन ऑफ पावर्स होती है यूनियन एंड स्टेट की, उसमें एक यूनियन लिस्ट आता है दोस्तों जिसमें आपके 100 सब्जेक्ट्स होते हैं। दूसरा आपका है स्टेट लिस्ट जिसमें आपके 61 सब्जेक्ट होते हैं। तीसरा आपका आता है कंकरेंट लिस्ट जिसके आपके 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा कनाडा तो आ गया ये दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी हमने जो है वो कहाँ से लिया है? इसके प्रोविजंस भी हमने कनाडा से लिए दोस्तों। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर या एडवाइजरी, ठीक है, जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने वहाँ से लिया है। उसके बाद दोस्तों जर्मनी के बारे में मैंने आपको पिछले एक उस कॉन्सेप्ट में नहीं बताया था जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा। तो जर्मनी से हमने लिए हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर मान लो कोई नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी होती है दोस्तों, तो उसके टाइम पे अगर फंडामेंटल राइट्स को कैसे सस्पेंड किया जाता है वो हमने जर्मनी से लिया है। उसके अलावा इमरजेंसी पावर जो है वो एंजॉय किया जाता है, बोलता है यूनियन से वो ये दो चीज़ें हमने जर्मनी से ली हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है द माइंड एंड आइडियल्स रिफ्लेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन। तो इसको ये कौन से, ये हमारे प्रेम्बल में जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप जानते हैं दोस्तों कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके पार्ट फोर्थ ए और आर्टिकल 51 ए में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ FDs। तो उसके अलावा दोस्तों हमारी जो फंडामेंटल राइट्स दोस्तों हमारे किसमें आर्टिकल 12 to 35 में आते हैं, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं दोस्तों। उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP होती है दोस्तों, पार्ट फोर्थ में आता है 36 to 51 आर्टिकल में। उसके बाद नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो ये जो है वो इसमें यहाँ पे इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट टाइम जो सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 से। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को आप क्या बोलते हो दोस्तों? इसको आप मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हो। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट भी जो है वो इंट्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। तो इसके थ्रू क्या हुआ था? तो इंडियन टेरिटरीज इस एक्ट के तहत दोस्तों क्या हुआ था कि इंडियन टेरिटरीज जो हैं वो गवर्न की मतलब उनको गवर्न किया जाएगा अंडर क्वीन। ठीक है, क्वीन ऑफ द ब्रिटिश। तो उसके अलावा दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो उसको स्क्रैप कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या हुआ था दोस्तों, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। साइमन कमीशन जो है वो 1927 में आई थी। उसके बाद दोस्तों इसने ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर इन लंदन, इसके थ्रू, इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसके थ्रू जो है वो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर इंडिया का कहाँ, लंदन में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। उसके अलावा दोस्तों डायरकी जो है वो इसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू आया था। तो ये जो है वो दोस्तों सारे क्वेश्चन हैं जो हमने आज डिस्कस कर लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो है वो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है, या अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।